नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नागरिकता या सिटीजनशिप। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि भाग 1 हमने कल पूरा किया था, आज हम बात कर लेते हैं भाग 2 जो है आपका नागरिकता से संबंधित, यह कह सकते हैं सिटीजनशिप। देखो, जो अभी कई बार एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा कि नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में है या भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। देखो, अगली बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर नागरिकता जो प्रावधान हमारे यहाँ है, नागरिकता कैसी है हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ क्या है कि एकल नागरिकता है, जो किसके समान है, जो है ब्रिटेन के समान। इसका मतलब क्या हुआ कि एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि साहब आपने क्या करा, भारतीय नागरिकता के साथ साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, केवल आपको सिंगल नागरिकता लेनी है कि भारत की ही आपको मत नागरिकता लेनी है। या ऐसे कहा जाता है जैसे आपने ब्रिटेन में, उसमें यूएसए में क्या होता है कि राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। तो ऐसा भी हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ केवल भारत की नागरिकता मानी जाती है। ठीक है, देखेंगे इसमें आपकी एक कंडीशन मैंने कहा आपसे, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, किसके समान है, ब्रिटेन के समान है। यानी कहां से ली गया है नागरिकता, ब्रिटेन से ली गई। देखो, अगर हम बात करें इसमें कि आखिर भाग 2 में अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें है। ठीक है, देखो आखिर नागरिक होना क्यों जरूरी है, क्योंकि नागरिक, अगर भारत के नागरिक आप नहीं हो तो आपको बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, वोटिंग अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, यानी कि अगर नागरिक रहा हो तो वोट कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लाभ होते हैं नागरिकों को दिए जाते हैं। तो देखो, अब एक चीज आप समझेंगे, इसमें मैंने कहा कि कौन कौन से अधिकार वाली बात अगर हम करें तो ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। क्या कहा मैंने आपसे कि ऐसे कौन से अधिकार हैं, क्या कहा मैंने आपसे कि ऐसे मूल अधिकार जो केवल किसे प्राप्त हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, तो यहां पर जो आपके अनुच्छेद आ जाते हैं वो आ जाते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, कौन से आते हैं, देखो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 कौन से आते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं किसे प्राप्त हैं, केवल जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगर हमारे यहाँ कोई विदेशी आता है तो उनको नागरिक क्या होंगे, अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे। बाकी जो मूल अधिकार है 12 से 35 से दिए गए हैं, उनमें क्या है, जो बाकी अधिकार होते हैं वो विदेशी को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो है केवल अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आपको तभी मिलेंगे, अदरवाइज आपको अधिकार ये इनसे वंचित रहा जाएगा। देखो, अगर हम बात करें इसमें आगे की तरफ बढ़े अगर, तो आप इसमें एक बात ध्यान रखें। तो अनुच्छेद, पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद में क्या क्या है, फिर बात करेंगे कि आखिर नागरिकता मिलती कैसे है, क्या कैसे होता है उसको। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखो देखो भाई, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता क्या है, इसमें कहा गया है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत में निवास करते हो, क्या कहा आपने कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय अगर आप भारत में निवास करते, मतलब क्या था कि अगर आप भारत के निवासी हो। ठीक है, अगली बात कही गई इसमें कि माता या पिता किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। क्या कहा गया इसमें कि माता ओब्लिक पिता क्या हो, माता ओब्लिक पिता क्या हो, भारतीय होना, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें कहा गया कि 5 वर्ष पूर्व से निवास कर रहा हो तो माना जाएगा कि संविधान के आरंभ में उसको नागरिकता दी गई है। बात समझ में आती है आपके पूरी यहाँ तक, भारत में जन्मा हो,
माता पिता में से भारत का एक नागरिक हो या 5 वर्ष तक क्या हो भारत में वो निवास कर रहा हो। इस तरीके से वाली बात हमने पूरी की। अनुच्छेद 5 हमने पूरा किया, ठीक है। देखो अब अनुच्छेद जो 6 और 7 हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एक तो है आपका अनुच्छेद 6 और एक है अनुच्छेद 7, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। देखो अनुच्छेद जो 6 है इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत, क्या कहा गया इसमें कि जो लोग क्या हुए हैं पाकिस्तान से कहाँ आए हैं, भारत, जिन्होंने क्या किया माइग्रेट किया है, जो भारत प्रवास किया है। और साथ में क्या है देखो कि जो लोग भारत से पाकिस्तान जिन्होंने मूव किया है। बात समझी आपने कि नहीं, कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए या ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ गए, तो उन दोनों में जो क्या क्या चीजें हैं कि कब कब किसको नागरिकता मिलती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा इसमें कहा गया अनुच्छेद जो आपका 6 है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया है तो क्या माना जाएगा उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। बात समझी आपने कि नहीं। क्या कहा गया, मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत के अंदर मतलब भारत के क्षेत्र में आ गया है तो वो क्या होगा भारत का नागरिक माना जाएगा अगर पाकिस्तान से व्यक्ति भारत में आया है। बात समझी आपने कि नहीं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें भारत से पाकिस्तान जाने के लिए देखो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, क्या कहा गया है देखो कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चला जाता है, मतलब पाकिस्तान चला गया, तो वो क्या होगा, इसको क्या होगा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्या कहेंगे इसको हम, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बात स्पष्ट हुई कि नहीं है आपके यहाँ तक। ये सिंपल वे में आपको समझाया, वैसे इसमें बहुत चीजें लिखी हुई होती है लेकिन आपको करना है केवल इतना ही समझना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। बात समझ में आई आपकी पूरी की नहीं यहाँ तक, सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि 6 में क्या है और 7 में क्या है। देखो अब हम लोग बात करते हैं, देखो 19 जुलाई की डेट इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि 19 जुलाई के आसपास क्या हुआ था कि एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसमें कहा गया था कि जो लोग भारत में रहना चाहे भारत में रह सकते हैं और जो लोग बाहर जाना चाहे बाहर जा सकते हैं, स्वतंत्र दिया गया था इसमें व्यक्ति को। तो आप ध्यान रखें कि 19 जुलाई की जो डेट है इस समय क्या हुआ कि जो भारत जो व्यक्तियों का आदान प्रदान होने लगा था, ठीक है, तो इस तरीके से डेट 19 जुलाई को माना गया महत्वपूर्ण। देखो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 8। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेश में निवास कर रहे हैं, क्या कहा मैंने आपसे कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, क्या मैंने आपसे, मैंने कहा कि जो व्यक्ति भारत के मूल के हैं, क्या है, भारतीय मूल के हैं और क्या कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर भारत के बाहर मतलब विदेश में अगर रह रहे हैं वो, तो उसके लिए क्या होगा, अनुच्छेद आपका 8 दिया गया। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या तो खुद रह रहा है वो, क्या गया इसमें व्यक्ति या तो वो क्या है स्वयं है या उसका कोई उसके माता पिता है, क्या है उसके माता पिता क्या है विदेश में रह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, भारत की नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। बात समझ में आई आपके पूरी, यहां तक मैंने क्या कहा आपसे, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका यहां तक। देखो अब ये क्या हुआ कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति का मतलब है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है और वो क्या है विदेश में रहकर रह रहे हैं, ठीक है, बात समझे आपने। देखो अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 9। देखो अनुच्छेद 9 कहता है
कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसकी क्या होगी, जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसमें क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझिए आपने यहां तक क्या कहा मैंने आपसे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप मान के चलो कि विदेश की नागरिकता यानी जैसे मैंने कहा यूएसए की नागरिकता अगर आप ले लेते हो तो होता क्या है, उसमें कंडीशंस क्या होती है कि जब जैसे ही आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है, वो आपका अनुच्छेद नंबर 9 में दिया गया है। बात स्पष्ट होती है यहां तक। देखो अब हम लोग बात करते हैं अगला अनुच्छेद। देखो भाई 10वें कहा गया है कि अगर आपके नागरिकता के अधिकार का बना रहना जब तक संसद उसमें कोई चेंज या परिवर्तन नहीं करती है। देखो इसमें क्या कहा कि इसमें मैंने कहा कि नागरिकता के अधिकार का कब तक बने रहना, जब तक क्या होता है कि संसद क्या करती है, संसद विधि नहीं बनाती है। क्या है कि संसद ही आपके नागरिकता के अधिकार के संबंध में कुछ कह सकती है, दरवाजा आपका जो अधिकार है वो नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। बात समझ में जाके पूरी, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको यहां तक, ठीक है। देखो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला अनुच्छेद नंबर 11 है, जो अंतिम अनुच्छेद है इसका। देखो भाई तो अनुच्छेद 11 में क्या है, देखो इसमें कहा गया है कि अगर नागरिकता के संबंध में कोई भी विधि बनती है तो उसे कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। मतलब क्या है, देखो उसमें संसद को नागरिकता के संबंध में विधि ओब्लिक कानून बनाने की शक्ति दी गई। समाज समझे क्या कहा गया कि कोई भी कानून अगर नागरिकता से संबंधित बनता है तो वो कौन बनाएगा, उसको संसद बनाएगी। संसद के अलावा कोई नहीं बना सकता। संसद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 अंगों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। देखो अगर हम बात करें इसी संबंध में एक विधि बनाई यानी एक कानून बनकर आया जिसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। क्या कहा जाता है इसको, जिसको कहा जाता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना। बात समझिए आप यहां तक। तो अनुच्छेद हमने पूरी बात की। अब हम लोग बात करते हैं आखिर इसमें क्या कहा गया। देखो ये आपका अधिनियम था, इसमें बताया गया है कि आपको नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हो और आपकी नागरिकता का परित्याग कैसे होता है। ठीक है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, आखिर सीएए एनआरसी जो मुद्दा था वो क्या था, आखिर उन सब पर हम लोग अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो इसमें हमने बात की कि आखिर ये भारतीय नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान है, देखिएगा। देखो मैंने आपसे कहा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। देखो इसमें क्या कहा गया, देखो इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी कि नंबर 1 तो है कि आखिर नागरिकता क्या होती है, नागरिकता प्राप्त कैसे करते हैं। क्या कहा गया आपसे कि नागरिकता प्राप्त कैसे होती है और नागरिकता का परित्याग या उसका अंत या समाप्त कैसे होता है। बात समझे जाने पूरी। यहां देखो अगर हम बात करें प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो 5 तरीके हैं आपके। क्या तरीके हैं प्राप्त करने के, 5 तरीके हैं। नंबर 1 तो है आपका जन्म से, नंबर 2 है आपका वंश परंपरा से, नंबर 3 है आपका पंजीकरण से और नंबर 4 है आपका इसमें
देशीयकरण से, और अंत में है आपका भूमि के अर्जन से। ठीक है, और परित्याग क्या होगा, इसमें भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखो, अगर हम बात करें इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, क्या बात करें हम लोग अभी कि इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हुआ 1986 में, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 और 2019। इतनी बार क्या हुआ है, इसमें अब तक संशोधन हो चुका है जो आपका ये अधिनियम है। तो ध्यान रखिए आप, एग्जाम में इंपोर्टेंट है, क्योंकि नागरिकता वाला मामला अभी पिछले बार बहुत गरमाया हुआ था, बहुत आक्रोश, बहुत हिंसा इस पर हुई थी, इसलिए क्या है ये इंपोर्टेंट है। इसलिए देखो कब कब हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार क्या है इसमें अब तक संशोधन हो चुका है। ठीक है, आखिर संशोधन कौन कौन सा कब कब क्या हुआ, उन सब पर अभी हम करेंगे चर्चा अब इसी वीडियो में। देखो तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि नागरिकता प्राप्त हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि नंबर 1 कंडीशन होती है कि आपको जन्म से नागरिकता प्राप्त करनी। देखो आखिर जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है, देखो अभी बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि नंबर 1 कंडीशंस क्या बनी हमारी इसमें कि आखिर जन्म से हमको कैसे नागरिकता मिलती है। देखो जन्म से बाय, देखो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत का जन्म से नागरिक माना जाएगा यदि क्या हुआ है, देखो अगर उसका जन्म क्या हुआ है, जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। क्या होगा भाई, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है तो वो क्या होगा, भारत का जन्म से नागरिक माना जाएगा। बात समझे आपने यहां तक। देखो इसके लिए अपवाद क्या है कि आखिर ऐसा अपवाद कौन सा हो सकता है, तो इसमें अपवाद होगा जो विदेशी राजनयिक होते हैं, विदेशी राजदूत होते हैं, उनके बच्चे, क्या कहा मैंने आपसे, विदेशी राजदूत के बच्चे, जो एम्बेसी होती है विदेशी, हमारे यहाँ पर राजदूत जो बने होते हैं, वो क्या होगा, वो अपवाद होगा कि उनके अगर बच्चे हैं तो उनको जन्म से नागरिक नहीं माना जाएगा, अदरवाइज बाकी को नागरिक हम मानेंगे। देखो बात समझ में आपने, जन्म से क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के बाद अगर भारत में जन्मा है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। अपवाद क्या है कि जो राजदूत हैं वो अपवाद है उसको। देखो अगली अगर हम बात करें इसमें, देखो इसके लिए देखो क्या हुआ कि जो भी मैंने आपसे कहा कि एक परिवर्तन होकर आया, कि इसका मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन, देखो संशोधन कब होता है, संशोधन तब होता है जब कोई ना कोई इसमें कमी हो जाती है। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, एक संशोधन हुआ नागरिकता में, क्या हुआ देखो, संशोधन हुआ कब, 1986 में, और यहाँ पर कहा गया कि जन्म के समय माता या पिता का भारतीय होना जरूरी है। क्या कहा गया इसमें, देखो इसमें कहा गया कि जन्म के समय क्या हो, जन्म के समय माता ओब्लिक पिता का भारतीय होना क्या है, जरूरी है। बात समझी आपने कि नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो घुसपैठी होते हैं वो क्या हुए, भारत में घुसा है, उन्होंने कहा था हमारा जन्म तो यहीं पे हुआ है। क्यों कहा गया, क्यों संशोधन हुआ इसमें, कि जो विदेशी घुसपैठी होने की वजह से हुआ, क्या हुआ, विदेशी घुसपैठियों के कारण। क्यों कहा गया साहब हमारा जन्म तो यहीं हुआ है, तो उसमें क्या प्रावधान सरकार ने करा, सरकार ने कहा ठीक है अगर आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो आपको हम नागरिक भारत के जन्म से मान सकते हैं। बात समझी कि नहीं आता। देखो अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखो नंबर 2 बात क्या है इसमें, नंबर 2 है आपका इसमें वंश परंपरा। नंबर 2 क्या है उसमें आपका वंश परंपरा, या बाय डिसेंट कह सकते हैं इसको हम। देखो भाई इसमें कहा गया है, वंश परंपरा का मतलब होता है वंश, जैसा आपका वंशावली चलती है। देखो इसमें कहा गया कि अगर आपका भारत के बाहर, क्या कहा है उसमें आपका कि क्या हुआ है, जन्म भारत से बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। क्या हुआ है भाई, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद कहां हुआ है, कहीं बाहर हुआ है। और इसमें यह बात भी कही गई कि
जन्म के समय आपका माता या पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या कहा गया उसमें, यहाँ जन्म कहाँ था, यहाँ जन्म भारत में था, यहाँ जन्म कहाँ है, विदेश में जन्म है। यहाँ जन्म कहाँ भारत में है और यहाँ जन्म कहाँ है आपका विदेश में है। लेकिन कंडीशन क्या है कि नागरिक भारत का हो सकता है, कब होगा, जब क्या हो कि माता ओब्लिक पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या हो, जन्म के समय उसके माता या पिता क्या हो, भारतीय होना जरूरी है। देखो पहले क्या था, माता वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि 1992 में इसको क्या करा गया, जोड़ा गया। जो पहले क्या था, पिता वाला प्रावधान था, अगर आपके पिता भारतीय नागरिक हैं तो नागरिकता मिलेगी, माता का प्रावधान नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ है कि माता वाला जो कॉन्सेप्ट है 1992 में जोड़ा गया। देखो इसके साथ साथ यहाँ पर एक संशोधन और किया गया 2003 में, और कहा गया कि आपको जो अगर आप विदेश में हैं तो आपको क्या करना होगा, 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 1 वर्ष के भीतर क्या करना पड़ेगा आपको, पंजीकरण करना पड़ेगा। जो विदेश में हमारे किसको पंजीकरण कहाँ करवाएंगे, जो हमारे राजनयिक हैं, क्या है, जो वहां पर विदेशी राजदूत या राजनयिक बनाकर भेजे गए हैं, उनमें क्या करना है आपको, पंजीकरण कराना है। तो बात समझी कि नहीं आपने। संशोधन नंबर 1 में क्या हुआ कि जन्म के समय नागरिकता तब होगी जब माता पिता भारतीय हो आपके। उसके बाद दूसरे में बयान में क्या हुआ, माता वाला कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि अगर आपकी माता भारतीय नागरिक है तो आपको, अगर विदेश में जन्मे हो तो आप भारतीय नागरिक माने जा सकते हो। उसके बाद देखो क्या हुआ 2003 में कि अगर 1 वर्ष के भीतर आपने पंजीकरण करा दिया जन्म के, तो क्या होगा, भारतीय नागरिक आप माने जा सकते हो। तो दो बातें हमने यहाँ तक पूरी की। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट देखो बात पर। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, तीसरा कॉन्सेप्ट है पंजीकरण से। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसमें अगला कॉन्सेप्ट है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। देखो भाई क्या होगा कि आप नागरिकता के लिए कहते हैं फॉर्म अप्लाई करते हैं, वैसे कर सकते हैं। नागरिकता के लिए आप इसमें पंजीकरण कर सकते हैं या आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात समझिए। देखो अगर हम बात करें पंजीकरण की तो क्या हो, पंजीकरण के लिए क्या क्या प्रावधान है कि जब आप पंजीकरण कर रहे हो तो पंजीकरण से पूर्व क्या हो, आप देखो पंजीकरण से पूर्व भारत में 6 माह प्रावधान था पहले, अब क्या हो गया है 5 वर्ष से क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। ठीक है, अगर आप भारत में 5 वर्ष से निवास कर रहे हो तो क्या करना होगा आपको, आप भारत की नागरिकता के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक, देखो दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात कही गई है इसमें आपकी कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और वो भारत के बाहर निवास कर रहा है। क्या कहा मैंने आपसे, ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में क्या हुआ है, बाहर हुआ है, और कहा क्या हुआ है, सॉरी जन्म कहाँ हुआ, भारत में जन्म हुआ है, और क्या है वो निवास कहाँ कर रहा है, निवास कर रहा है विदेश में। तो क्या होगा, तो भी आप नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो अगली बात क्या कही इसमें कि ऐसी विदेशी महिला जो भारतीय पुरुष से विवाह करती है। क्या है, देखो क्या करना है आपसे इसमें कि ऐसी विदेशी महिला जो क्या करती है, जो भारतीय पुरुष से विवाह करती है। ठीक, या अगली बात किसमें कही गई है कि एक शब्द है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल देश के ऐसे नागरिक, क्या है, राष्ट्रमंडल देश के नागरिक क्या कर रहे हैं भारत में, जो भारत सरकार की क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है जो तलेपन देश राष्ट्रमंडल में है, और राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कि ऐसे देश जिन पर ब्रिटेन का मतलब क्या रहा है, ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उनको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल देश। तो ऐसे तलेपन देश हैं। तो बात समझे आपने, क्या है, 4 प्रावधान है आपके कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कब कब, इन सारी कंडीशंस आपकी फॉलो हो तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो
अगली बात क्या है इसमें, नंबर 4 मैंने कहा आपसे, इसमें क्या है देखो, नंबर 4 है देशीयकरण से। नंबर 4 क्या है देखो, देखो भाई देशीकरण का मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने, कोई विदेशी व्यक्ति है, क्या है देखो, विदेशी व्यक्ति ने अपने देश की नागरिकता कर दिया है, परित्याग कर दिया है, मतलब उसके पास जो दूसरे देश की नागरिकता उसने उसका परित्याग कर दिया, उसको त्याग दिया है, और वो क्या चाहता है, और भारत में 1 वर्ष से लगातार निवास क्या कर रहा है, वो इसमें क्या कर रहा है, भारत में 1 वर्ष से लगातार निवास कर रहा है, ठीक है, और इस 1 वर्ष के अलावा कुल मिलाकर 7 वर्षों तक भारत में रहा हो, क्या रहा हो, कितना रहा हो, कुल मिलाकर 7 वर्षों तक कहां रहा हो, भारत में रहा हो, तो वो क्या होगा, भारत की नागरिकता देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का नागरिक बन सकता है। देखो इसके लिए अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है कि जो हमारी संविधान में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में से एक भाषा का वो ज्ञान रखता हो। क्या है देखो, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान, मतलब कि जो हमारी क्या है, जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में से अगर एक व्यक्ति एक भाषा वो जानता है तो वो क्या कर सकता है, इन सारी कंडीशंस को फॉलो होने के बाद वो भारत से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके क्या कर सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। तो बात समझिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। देखो अब इसके बाद मैं अभी चर्चा करता हूं आपसे कि आखिर नागरिकता हमारी छिनती कैसे है, परित्याग उसका कैसे होता है। देखो इसमें भी एक चीज हो रही है, उसको पहले पढ़ते तब बात करेंगे आगे। देखो भाई इसका एक 5वां पॉइंट, भूमि अर्जन। देखो भाई मैंने आपसे कहा कि एक देश तो ये है, ठीक, और एक देश आपका ये है, ये देश आपका भारत है और ये देश आपका बांग्लादेश है। बात समझिए आपने यहां तक, ठीक। देखो अब होता क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता होता है कि भाई ये जो इतना वाला ये जो हिस्सा है, देखो ये क्या करा इसने, ये हिस्सा क्या करा, ये आ गया भारत के पास, ये हिस्सा कहां आ गया, भारत के पास ये वाला हिस्सा आ गया। तो जो व्यक्ति इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अब ये कहां होगा भाई, अब ऐसे होगी कंडीशन, क्या होगी कंडीशन, अब ऐसे मैंने कहा आपसे, अब क्या होगा, देखो अब कंडीशन बनी कि इस तरीके से हो गया कि ये हो गया बांग्लादेश और ये हो गया भारत, और ये हिस्सा जो क्या था इसका, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आ गया भारत के अंदर। तो जो हिस्सा ये वाला भारत के अंदर हिस्सा आया है, तो जो व्यक्ति इस हिस्से में रह रहे थे वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। बात समझी कि नहीं आपने, मतलब क्या करा मैंने आपसे, क्या हुआ कि विदेशी क्षेत्र जो भारत में क्या हुआ है, विलय हुआ है, तो क्या होंगे, उस क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं, क्या है कि क्षेत्र में निवास करने वाले लोग क्या होंगे, निवास करने वाले लोग क्या होंगे, भारत के नागरिक स्वतः ही मानते, स्वयं मतलब क्या होंगे, वो नागरिक, जरूरत नहीं है उनको कुछ करने की, वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली ही अपना, जैसे ही हिस्सा भारत के अंदर आया वैसे ही क्या होगा, वो उसमें रहने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे, अपना आप ही माने जाएंगे। वो बात समझिए आपने, यहाँ तक पूरी की पूरी तरीका हमने देखा कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उन सब पर हमने क्या किया, चर्चा की उन पर, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो
कि आखिर जो नागरिकता है हमारी वो छिनती कैसे है या उसका परित्याग कैसे होता है। देखो भाई, उसके लिए भी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो भी हमने डिस्कस किया, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। देखो, देखो भाई, अगला है नागरिकता का अंत या समाप्त। देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, क्या है कि पहली कंडीशन क्या होगी कि अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है, या क्या हुआ, नागरिकता का परित्याग। अपने आप क्या कहा आपने, अगर आपने क्या करा है, नागरिकता का परित्याग कर दिया कि अपने आप, मतलब आपने क्या करा, नागरिकता त्याग दी भारत की, ठीक है। और तीसरी कंडीशन इसमें आती है आपकी कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती, कर सकती है। इसमें भारत सरकार क्या करेगी, देखो, भारत सरकार नागरिकता से क्या करेगी, वंचित करेगी। देखो, वंचित वाली बात क्या है, देखो इसमें नंबर 1 कंडीशन आती है इसमें सबसे पहले कि अगर आप संविधान का अनादर करते हो। क्या कहा मैंने आपसे कि संविधान में करते हो, आप संविधान का अनादर करते हो, ठीक, या युद्ध में क्या करते हो, शत्रु की सहायता करते हो। क्या करते हो आप, युद्ध में शत्रु की सहायता करते हो। नंबर 3 मैंने कहा आपसे इसमें, नंबर 3 बात यह है कि अगर आप फर्जी या गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हो। क्या करते हो आप कि फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त करते हो, या उसके बाद क्या है कि आप भारत में बिना बताए, मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन, क्या है, लगातार 7 वर्ष विदेश में क्या करते हो, विदेश से निवास करते हो, ठीक है। उसके अलावा वाली कंडीशन है कि अगर कोई वंचित कर सकती है, अब करना ना करना इसके सरकार के हाथ में है। देखो ये वाली बात, अगली बात क्या है इसमें कि भारतीय महिला विदेशी पुरुष से क्या करती है, विवाह करती है। बात समझे आपने यहां तक। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और है, वो क्या है कि अगर आपने नागरिकता देशीयकरण ओब्लिक पंजीकरण से प्राप्त की है, ठीक है, और 5 वर्ष के भीतर आप क्या करते हो, किसी दूसरे देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा आपको मिल जाती है, तो क्या होगा, आपकी नागरिकता तो भी वंचित की जा सकती है। बात समझे आपने यहां तक। तो ये क्या था हमारा कि आखिर नागरिकता का अंत किस तरीके से होता है, उन सब पर क्या हमने चर्चा की। इतनी बात हमने यहां तक पूरी। देखो आखिर अब इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट, खैर टॉपिक को अलग से ही हम लोग उसको पढ़ेंगे, सीए एनआरसी क्या है, मुद्दा आखिर क्यों गरमाया, क्या रहा सिस्टम, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं उसके कुछ की पॉइंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, इसमें है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखो भाई, अगर हम बात करें इसकी, ये क्या हुआ, देखो तो ये लागू कब से हुआ था, देखो ये हुआ था 20 जनवरी 2020 से लागू, और इसको लेकर बहुत ही तोड़फोड़, बहुत हिंसा भड़की कि आखिर क्या प्रावधान रहा। देखो अब बात करें अगर हम, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो यहां पर देखो आप देखेंगे इसमें कि इसमें बात आती है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ओब्लिक बांग्लादेश। देखो इसमें कहा गया कि इन तीनों देशों के 6 समुदाय की बात की है इसमें,
क्या हमने कौन कौन से समुदाय हैं? नंबर 1 आपका हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन। कौन कौन से? देखो 6 समुदाय हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन। अगर इनके क्या है कि अगर व्यक्ति क्या है, देखो अगर जो व्यक्ति मतलब क्या कर रहे हैं, अगर इन समुदाय के, इन देशों के लोग और इस समुदाय के लोग अगर भारत में हैं तो क्या है कि भारत में क्या है, भारत में निवास कर रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, वो क्या करना होगा, उनको क्या करना होगा, देशीयकरण से क्या करेंगे, वो देशीयकरण से नागरिकता इनको दी जाएगी। ठीक है। मुद्दा क्यों गरमाया? क्योंकि इसमें गरमाया इसलिए क्योंकि इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम लोग होंगे, क्या कहा इसमें, देखो कि मुस्लिम क्या होगा, मुस्लिमों को नागरिकता क्या होगी, नहीं दी जाएगी। किस आधार पर? इस आधार पर। ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो अवधि थी वो क्या थी, 11 वर्ष की अवधि कर दी। क्या कर दिया इसमें? कर दिया गया कि 11 वर्ष की अवधि कर दी गई है इसमें वर्तमान समय में। 11 वर्ष तक, पहले मैंने कहा ना, पढ़ाया आपको कि भाई 7 वर्ष था वहां पर, 7 लगातार, लेकिन अब क्या हो गया, 11 वर्ष वाली अवधि हो गई है। तो बात समझ में आया कि पूरी यहाँ तक क्या कंडीशन थी, पूरी हमने समझी यहाँ तक। ठीक है। ये पूरा टॉपिक अलग से भी आपको पढ़ना होगा इसमें। ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा नागरिकता भाग 2 हमने पूरा किया। कल के लेक्चर में भाग 3 यानी मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2 से 3 क्लासों में हम उनको पूरा करेंगे। ठीक है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।